इंडिया के अंदर जो मेन कोल रिजर्व्स हैं वो पाए जाते हैं दामोदर वैली में। दामोदर वैली यानी कि आपका झारखंड छत्तीसगढ़ का इलाका। ओके। मेन कोल माइंस आर फाउंड इन द झरिया डिस्ट्रिक्ट। ज्यादातर जो मेन कोल माइंस हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं झरिया डिस्ट्रिक्ट में। झरिया, धनबाद, गिरिधि, बोकारो एंड रानीगंज। ओके। तो झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वो ज्यादातर कोल माइंस के लिए फेमस है। कुछ न्यू कोल माइंस भी इंडिया में पाई गई हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में नेवली जो प्लेस है वहां पर, आंध्र प्रदेश में सेनगारनी, छत्तीसगढ़ में कोरबा एंड उड़ीसा में तलचेट। ये न्यू कोल माइंस हैं जो पाई गई हैं। ओके। अब नाउ कम्स व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कोल माइंस। कोल माइंस या फिर कोल, कोल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल एक बहुत मेन रिसोर्स है। हमारे जितनी एनर्जीज है वो डेवलप की जाती है कोल से। ओके। तो इट इज अवेलेबल इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। Coal is available in many parts of the world, so it can easily be used as a energy resource. It is an efficient mean of producing electricity. Coal से यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की जाती है। डिसएडवांटेजेस क्या है कोल्स की? इट कैन कॉज पोल्यूशन। बहुत सारा पोल्यूशन जनरेट होता है कोल को जब हम बर्न करते हैं तब। दैट्स व्हाई इट कॉजेज लॉट्स ऑफ पोल्यूशन। इट इज बल्की टू ट्रांसपोर्ट। कोल इज बल्की। कोल भारी होता है, उसमें वेट होता है, इसीलिए इट इज वेरी बल्की टू ट्रांसपोर्ट। इसको मेनली कहाँ ट्रांसपोर्ट किया जाता है? ट्रेन से। आपने देखे होंगे ट्रेन के कोचेस फिल रहते हैं इनसे। ठीक है। डिस्पोजल ऑफ एश इज डिफिकल्ट आफ्टर बर्निंग द कोल। जब हम कोल को जला देते हैं उसके बाद जब उसको डिस्पोज करनी होती है उसकी एश मीन्स राख, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्पोज बिकॉज इट इज नॉट जनरली मिक्स इन द सॉइल वेरी इजिली। ठीक है। नेक्स्ट एनर्जी पावर रिसोर्स है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम आप लोगों ने देखा होगा, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल आप लोग यूज करते हो। पेट्रोलियम इज ऑल्सो अनदर रिसोर्स, मिनरल ऑयल प्रोड्यूस which is used as fuel for heating, lighting, lubricant for machineries and raw materials for many industries. ये फ्यूल के रूप में यूज किया था हीट एंड लाइट के लिए। ल्यूब्रिकेंट यानी मशीन्स के लिए ऑयल के रूप में यूज किया जाता है। एंड बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए ये रॉ मटेरियल भी है। ठीक है। इट वेयर इट इज फाउंड, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? इट इज फाउंड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स एंड ड्रिल्ड फ्रॉम ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफ शोर एंड कोस्टल एरियाज। ये जो रॉक्स की लेयर्स होती हैं उनमें पाया जाता है और इसको ड्रिल किया जाता है। ठीक है। ऑयल फील्ड से ड्रिल किया जाता है जो पाए जाते हैं या तो शोर में या कोस्टल एरियाज में। ठीक है। ऑयल जैसे आप लोग समर से वाटर निकलता है सेम इसी तरह से पाइपलाइंस की मदद से ऑयल को ड्रिल करते हैं। इट इज सेंट टू द रिफाइनरीज विच प्रोसेस द क्रूड ऑयल एंड प्रोड्यूसेस डीजल। फिर इसके बाद में पेट्रोलियम को रिफाइनरीज में सेंड कर दिया जाता है जहां पर इनसे डीजल, केरोसिन, वैक्स और ल्यूब्रिकेंट अलग अलग कर लिए जाते हैं। ठीक है। एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कहते हैं ब्लैक गोल्ड। इनमें से पेट्रोलियम एक पदार्थ निकाला जाता है सॉइल में से और उसके बाद इसमें से ल्यूब्रिकेंट्स, पेट्रोल, केरोसिन एंड वैक्स इनको अलग अलग कर दिया जाता है। ठीक है। पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। पेट्रोलियम और उसके जो प्रोडक्ट्स होते हैं इनको बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, कतार। मेनली जिन कंट्रीज में पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है वो है ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार। ओके। इसके बाद वेनेजुला, मैक्सिको, लीबिया, इन प्लेसेस में भी जो पेट्रोलियम है वो प्रोड्यूस किया जाता है। तो इसीलिए दे आर ऑल्सो अ वेरी गुड रिसोर्स प्लेसेस वेयर द पेट्रोलियम इज प्रोड्यूस्ड। आप द इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं, इंडिया की लीडिंग प्रोड्यूसिंग
प्लेसेस कौन कौन सी हैं? इंडिया में दो प्लेसेस पर, मेनली दो प्लेसेस पर पेट्रोलियम ज्यादातर पाया जाता है। एक है असम और दूसरा है बॉम्बे। ठीक है, असम के अंदर डिगबॉय, यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। और मुंबई, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, मुंबई के अंदर है, यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। न्यू एक फाइंडिंग्स हुई है गुजरात के अंदर अंकलेश्वर में, जहां पर पेट्रोलियम पाया जाता है। ज्योति क्यों हंस रहा है बेटा? ठीक है, तो बॉम्बे हाई इन मुंबई, डिगबॉय इन असम एंड अंकलेश्वर इन गुजरात, दे आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ पेट्रोलियम। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आती है एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम से हमें क्या फायदा है? सबसे फर्स्ट, इट इज इजी टू ट्रांसपोर्ट। पेट्रोलियम इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इनको ट्रांसपोर्ट हम किससे करते हैं? पाइपलाइन से। पाइपलाइंस और टैंकर्स को यूज करते हैं हम इन्हें ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसीलिए पेट्रोलियम इज वेरी इजी टू ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, it has multiple uses in different industries like as lubricants, soap, paints and emulsions। मल्टीपल यूजेस है इस इंडस्ट्रीज के, मतलब पेट्रोलियम बहुत सारी तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है। जैसे ल्यूब्रिकेंट के रूप में मशीनरीज में लगाने के लिए जब उसे हम यूज करते हैं तो उसे हम ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। ओके, सोप, पेंट्स और इमल्शंस के रूप में इसको यूज किया जाता है पेंट्स वगैरह में। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट कॉजेस पोल्यूशन, it catches fire easily and is a fire hazard। Main disadvantage डिसएडवांटेज अगर एक मिनट, मेन डिसएडवांटेज अगर आप देखते हो पेट्रोलियम की, तो ये है कि ये ये इट कैचेस फायर इजीली, इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है, तो इसीलिए ये आग पकड़ता है जल्दी, जो कि हमारे लिए हजार्डियस है। ठीक है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा क्या है, एक सेकंड, क्योंकि इसमें आग जल्दी लग जाती है, इसीलिए बहुत ज्यादा हजार्डियस है हमारे लिए। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। पेट्रोलियम समझ में आ गया आपको? पेट्रोलियम किन किन प्लेसेस में पाया जाता है? बॉम्बे हाई, मुंबई में, असम में डिगबॉय और गुजरात में अंकलेश्वर। ओके, और इसके एडवांटेजेस है कि इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है और ये मल्टीपल यूजेस के लिए यूज होता है। इंडस्ट्रीज में लुब्रिकेंट, सोप, पेंट और इमल्शन के रूप में ये यूज होता है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस मैम की ये। हाँ बेटा। मैम जो अभी आपने इमल्जन बोला था, इसका मतलब क्या होता है? बेटा कोई भी ऐसी चीज जो कि इजीली मिक्स नहीं होती किसी में, जैसे वाटर या ऑयल के अंदर मिक्स नहीं होता ना ये जल्दी। ठीक है, तो डिसएडवांटेज क्या है इसकी? इट कैन कॉज पोल्यूशन, पेट्रोलियम से पोल्यूशन होता है। सेकंड, इसमें आग लग जाती है, अगर पेट्रोल आप डालोगे तो फटाफट आग लगती है ना। ठीक है, या डीजल डालोगे तो आग लग जाती है। ओके, नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। नेचुरल मैम गैस हाँ, मैम लुब्रिकेंट का मतलब क्या होता है? ल्यूब्रिकेंट ग्रीसिंग के लिए मशीन से होती हैं हमारी, या स्कूटर गाड़ी कोई भी होती है, तो उस पर हम ग्रीस लगाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हो आपकी गाड़ी होंगी तो गाड़ी में इंजन ऑयल डाला जाता है, वो ल्यूब्रिकेंट होते हैं जो मशीन्स को चिकनाई देते हैं। ठीक है, जिससे वो स्मूथली चलते हैं। नेक्स्ट आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कंसिस्ट ऑफ मेनली मीथेन। नेचुरल गैस के अंदर ज्यादातर जो आता है वो है मीथेन। मीथेन एक नेचुरल गैस है हमारी। ठीक है, एंड इट अकर्स इन आइसोलेशन विथ पेट्रोलियम और इट में अकर अलोन। ये या तो जो मीथेन नेचुरल गैस है वो या तो पेट्रोलियम जहाँ पे होता है उसी के साथ में ये अपने आप नेचुरली बन जाती है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है
कि रॉक्स के बीच में, जो जमीन के अंदर रॉक्स हैं उनकी लेयर्स के बीच में ये अलग अलग से भी बन जाए, ठीक है। ज्यादातर जो नेचुरल गैस यूज करते हैं वो मीथेन होती है। द लार्जर फील्ड ऑफ गैस समटाइम्स हैव नो ऑयल। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बड़े बड़े ऑयल फील्ड्स होते हैं नहीं सॉरी गैस के जो फील्ड्स हैं उनमें ऑयल ना पाया जाता हो, ठीक है, वहां पर सिर्फ गैस ही गैस पाई जाए। तो नेचुरल गैस इज वाइडली यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। इस नेचुरल गैस को ज्यादातर यूज किया जाता है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। यूएसए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस की। इसके अलावा कुछ और भी कंट्रीज हैं जहां पर नेचुरल गैस प्रोड्यूस की जाती है, जैसे रशिया, नीदरलैंड, चाइना, ईरान, यूके। ओके, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कहाँ किया जाता है? यूएसए के अंदर। इट हैज तो इंडिया के अंदर बॉम्बे हाई यानी महाराष्ट्र, गुजरात, जहां पर कृष्णा गोदावरी डेल्टा है वहां पर नेचुरल गैस के रिजर्व पाए गए हैं। ओके, इंडिया यूजेस नेचुरल गैस एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। इंडिया में नेचुरल गैस को एक इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है एडवांटेजेस ऑफ नेचुरल गैस। इट इज इजियर टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। जैसे हम पेट्रोलियम को पाइपलाइंस के थ्रू भेजते हैं, सेम उसी तरह से गैस को भी हम पाइपलाइंस के थ्रू भेज देते हैं। ओके, अब आप सोचोगे मैम पाइपलाइन तो हमें दिखती नहीं है बिछी हुई। अक्सर देखते हो मथुरा में कभी न्यूज में आती है कि वहां पर तेल की लीकेज हुई, ठीक है, तो वो पाइपलाइन जमीन के अंदर बिछी हुई है जो आपको नहीं नजर आएंगी, जिस उनका भी बकायदा रूट है। आप जब 9th 10th में आओगे तो आप पढ़ोगे उसको, ठीक है, कहाँ कहाँ से वो पाइपलाइंस गई हैं। इट इज चीपर देन ऑयल्स। नेचुरल गैस बाकी जो ऑयल्स हम यूज करते हैं उनसे बहुत चीपर है। एंड इट इज लेस पोल्यूटिंग देन ऑयल एंड और कोल। इससे पोल्यूशन भी कम होता है नेचुरल गैस से। ओके, सस्ती है ऑयल्स के मुकाबले, पोल्यूशन भी कम होता है। जैसे ऑयल या कोयल से पोल्यूशन हो, उसके मुकाबले इससे पोल्यूशन भी कम होता है। डिसएडवांटेजेस क्या है? इट इज फायर हजार्ड, यानी इसमें जल्दी आग लग जाती है, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेजेस का। सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लोर। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, यानी हमें पता नहीं चल पाता कि कहाँ पर नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं, तो इसको ढूंढना इतना इजी नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट आता है आपका आइडियल पावर। कुछ नहीं समझ में आया तो बेटा पूछो इसमें से। सब समझ में आ गया इसमें? कुछ नहीं समझ में आया? ठीक है। आइडियल पावर, हाइडल पावर्स मेनली वाटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। हाइडल पावर्स क्या है? वाटर से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी। और ये हाइडल पावर्स हर जगह पर जहां पर भी आपके डैम्स हैं वहां पर ये मोस्टली प्रोड्यूस होता है। मेजर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज जहां पर हाइडल पावर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस होता है वो है आपके पैराग्वे, ब्राजील, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, वेनेजुला, यूके, चाइना एंड नॉर्वे। ओके, पैराग्वे, ब्राजील, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, वेनेजुला एंड चाइना एंड नॉर्वे, ये मेनली प्रोड्यूसिंग हाइडल पावर कंट्रीज हैं। इंडिया के अंदर अगर आप बात करो कि मेन हाइडल पावर स्टेशन कहाँ कहाँ पर हैं, तो इंडिया के अंदर भाखरा नंगल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स आर एंड ये मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स, गांधी सागर और नागार्जुन सागर, यहाँ पर ज्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाती है। ये डायग्राम आप देख सकते हो अपनी बुक में जो दामोदर वैली प्रोजेक्ट का है, यानी ये दामोदर नदी के ऊपर डैम बना हुआ है जहां से हाइडल पावर जनरेट हो रहा है। एडवांटेजेस क्या है बेटा इसकी? इट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। इलेक्ट्रिसिटी कभी पोल्यूशन कॉज नहीं करती, ये मालूम है ना आपको, तो इसीलिए इससे पोल्यूशन नहीं होता। और दूसरा, इट इज चीप एंड वाटर इज रीयूजेबल, ये सस्ती भी बनती है। दूसरा, वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, है ना,
यानी इसको हम रीजनरेट करते हैं, क्योंकि वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स है। लेकिन नेचुरल गैस जो थी ना, वो रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं थी, उसे हम दोबारा नहीं बना सकते, ना पेट्रोलियम को दोबारा बना सकते। लेकिन हाइडल पावर जो है हमारा, ये रिन्यूएबल है, इसे हम दोबारा बना सकते हैं क्योंकि ये पानी से बनती है। ओके, इट प्रमोट्स फिशिंग एंड इरिगेशन। जो डैम्स रिवर्स के ऊपर बनाए जाते हैं, उनसे फिशिंग और इरिगेशन बहुत ज्यादा प्रमोट होती है, क्योंकि उस जगह पर पानी होता है तो वहां पे फिशिंग प्रोडक्शन होती है, यानी मछलियों का पाला जाता है। इसके अलावा उस वाटर को इरिगेशन के लिए भी बहुत अच्छे से यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप। हाइडल पावर्स एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि ये इजीली लगते नहीं है, इसके लिए एक लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए इनको सेटअप करने के लिए, है ना। इनको सेटअप करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, एंड इट इज टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप। इनको सेटअप करने में पहले डैम बनाना पड़ेगा, फिर इसमें इंजीनियर्स चाहिए, बकायदा चैनल्स चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी, पूरा प्रोसेस चाहिए, मशीन्स चाहिए, इसीलिए इसको टाइम कंज्यूमिंग बोला जाता है। एक तो पैसा बहुत चाहिए, दूसरा ये टाइम कंज्यूमिंग है। डैम्स कॉजेज डिप्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड डिफोरेस्टेशन। डैम्स मोस्टली क्या करते हैं, डैम्स के थ्रू डिस्प्लेसमेंट होता है लोगों का। देखो स्टूडेंट्स, आपको ये मालूम है कि जब भी डैम बनते हैं तो डैम्स जिस जगह बनाए जाते हैं उस जगह पर जो जंगल होते हैं या जो फॉरेस्ट होते हैं उनको कट किया जाता है, ठीक है। और उनको कट करने के बाद में वहां पर डैम्स जनरेट किए बनाए जाते हैं। तो जो लोग उन जगहों पर रहते हैं, उस जगह को खाली कराना पड़ता है ना, तो ऑटोमेटिकली उस जगह को खाली कराना है, तो उन लोगों को वहां से हटाना पड़ेगा जो वहां रहते हैं। तो इसीलिए डिस्प्लेसमेंट होता है पीपल का, समझ गए। उनको वहां से कहीं और बसाया जाता है और उस जगह पे फिर एक बड़ी एरिया ली जाती है जहाँ डैम बने। कभी किसी ने डैम देखे हैं आप में से? किसी ने भी डैम नहीं देखा आप में से? कभी जाइए नरोरा डैम। नरोरा डैम सबसे पास है, गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है ना, अलीगढ़ से आगे, बरेली और अलीगढ़ के बीच में। तो कभी उधर जाइए नरोरा डैम, ठीक है। वहाँ गंगा नहाने जाते हैं मोस्टली, कलकत्ती भी बोलते हैं उसको। तो वहां जाओ तो वहां देखो नरोरा डैम बना हुआ है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बकायदा हाइडल पावर है, वो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, नेक्स्ट आता है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी वो सोर्सेज होते हैं जो कि दोबारा रिन्यू आराम से हो सकते हैं, यानी जो खत्म नहीं होते, जो हमारे पास बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हैं। जितनी ज्यादा एनर्जी की डिमांड बढ़ती जा रही है, उतने ज्यादा अटेम्प्ट किए जा रहे हैं ह्यूमन बींग्स के द्वारा कि वो ऐसे सोर्सेज बनाए जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो, जिनसे पोल्यूशन कम हो और जिनको हम बार बार यूज कर सकें, ठीक है। और ऐसे ही इको मैम फ्रेंडली पोल्यूशन, हाँ बेटा। कन्वेंशनल मीन्स क्या होता है? कन्वेंशनल वो सोर्सेज होते हैं जो पोल्यूशन फैलाते हैं, जो खत्म हो जाते हैं, एक बार यूज करने पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, वो कहलाते हैं कन्वेंशनल, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल वो होते हैं जो एग्जॉस्ट नहीं होते, यानी खत्म नहीं होते, और इको फ्रेंडली होते हैं, पोल्यूशन फ्री होते हैं, और हमें बहुत सारी मात्रा में अवेलेबल होते हैं, जिनको अगर सही टेक्निक हम यूज करें तो हम उन्हें अच्छे बार बार यूज कर सकते हैं। ओके, तो ऐसे ही कुछ सोर्सेज हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है सोलार एनर्जी। सोलार एनर्जी यानी कि सन से जनरेट होने वाली एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। सारी एनर्जी का सोर्स क्या है अर्थ पर? सन। बहुत पुराने टाइम से ही जो सन की एनर्जी है वो हम यूज करते आ रहे हैं। कैसे यूज कर रहे थे? ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि फसल उगाने के लिए हम यूज कर रहे थे। ड्राइंग ग्रेन्स, यानी अनाज सुखाने के लिए, और भी दूसरे काम करने के लिए। इन ट्रॉपिकल रीजन्स, जहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन्स है, जहाँ पर सन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, हीट ज्यादा होती है, वहां पर सोलर एनर्जी इज वाइडली अवेलेबल, यानी वहाँ सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है। वहाँ सोलर एनर्जी को साइंटिस्ट ने अब यूज करना शुरू किया है। उन्होंने एक नया तरीका अपनाया है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड फोटोवोल्टिक सेल्स।
which converts sunlight directly into electricity. साइंटिस्ट ने फोटोवोल्टिक सेल्स, वो जो सेल्स यूज करते हैं हम सोलर एनर्जी के लिए, उन्हें बोलते हैं फोटोवोल्टिक। ठीक है, इन सेल्स का उन्होंने निर्माण किया है जो सनलाइट को डायरेक्टली कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसके अलावा कुछ वाटर हीटर्स भी यूज किए जाते हैं फॉर डोमेस्टिक पर्पस। ठीक है, छोटे छोटे वाटर हीटर्स होते हैं वो। सोलर एनर्जी इज ऑल्सो यूज इन स्ट्रीट लाइटिंग। अब वो सोलर पैनल्स लगाते हैं, उनसे जब सनलाइट पड़ती है तो सोलर एनर्जी जनरेट होती है। सोलर एनर्जी को स्ट्रीट लाइटनिंग के लिए, यानी सड़कें पर लाइट जलाने के लिए यूज किया जाता है। सोलर पंप्स, सोलर पॉन्ड्स एंड वेरियस अदर थिंग्स, ये सब चीजें चलाने के लिए यूज किया जाता है सोलर एनर्जी को। फर्स्ट टाइडल पावर स्टेशन दुनिया के अंदर फ्रांस के अंदर लगाया गया था, ला रेंस, इन 1966। इट हैज अ कैपेसिटी ऑफ 240 मेगावाट्स। इसमें 240 मेगावाट की कैपेसिटी थी। द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड इज 254 मेगावाट। जो सबसे बड़ा प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 254, जो लगा हुआ है साउथ कोरिया में शिवा लेक पर। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है इसकी सोलर एनर्जी की? सबसे पहली एडवांटेज, इट इज पोल्यूशन फ्री, बिल्कुल पोल्यूशन नहीं होता सोलर एनर्जी से। दूसरा, वंस इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज फ्री, बस एक बार लगाने का खर्चा आता है, उसके बाद कभी कोई बिजली का खर्चा नहीं आता है। ठीक है, बस इंस्टॉल करानी होती है, उसके बाद बिजली का खर्चा नहीं आता। सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टेबल। जो सोलर एनर्जी है वो कभी भी समाप्त होने वाली एनर्जी नहीं है, तो ये दोबारा रिन्यू हो जाती है, ये खत्म नहीं होती है, इसीलिए इसे इनएग्जॉस्टेबल बोलते हैं। ओके, डिसएडवांटेजेस क्या है सोलर एनर्जी की? जो हम सोलर पैनल्स लगाते हैं नीड्स वाइड एंड ओपन स्पेस एंड नीड टू बी फिक्स्ड। सोलर पैनल्स के लिए एक बड़ी स्पेस चाहिए होती है, एक बड़ी जगह चाहिए होती है जहां पर खुली जगह हो पूरी। ठीक है, ताकि सन की हीट, सन की रेज वहां पर प्रॉपर पहुंचे, और इसको वहां जमीन में बकायदा फिक्स करना होता है। ठीक है, तब जाके इससे एनर्जी, इसमें सन की हीट से एनर्जी जनरेट होती है। सेकंड, अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर एनर्जी इज अफेक्टेड बाय क्लाउड्स, फॉग्स एटसेट्रा। जिस दिन सूरज नहीं निकले, यानी बारिश हो रही है या फिर कोहरा है, उस दिन सोलर एनर्जी अफेक्ट होती है, यानी उस दिन सोलर एनर्जी अच्छे से जनरेट नहीं होती। ठीक है, तो उस दिन हम सोलर एनर्जी नहीं यूज कर पाते। थर्ड, क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इज लो। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो लो होती है, यानी उतनी ज्यादा जैसे इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज करते हैं अभी, ऐसी नहीं होती, उसका थोड़ा बैटरी पावर लो होता है। उसके लिए बहुत ज्यादा उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी चाहिए, तब आप उससे फिर जो जरूरी चीजें हैं उनको आप चला पाओगे। एक सेकंड रुको, पानी पी लो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है विंड एनर्जी। Windmills are one of the most appropriate non-conventional sources of generating electricity. जो विंड मिल्स हैं, ये एक अप्रोप्रिएट, यानी एक सबसे अच्छा तरीका है नॉन कन्वेंशनल सोर्स का, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। विंड मिल किससे चलती हैं? विंड से। और ये उन जगहों पे चलती हैं जहाँ पे हवाएं बहुत अच्छी चलती हैं। तो मोस्टली जो समुद्र के किनारे होते हैं ना, इन स्टेट्स में, जैसे गुजरात, राजस्थान या तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन प्लेसेस में बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, स्पेशली डिजाइन टरबाइंस होते हैं, बड़े बड़े टरबाइंस, पंखे होते हैं विंड, जिनसे कि विंडमिल के थ्रू जनरेट की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। विंड फार्म्स with a cluster of windmills have been set up in the coastal areas and in the mountain passes where strong and steady winds blow. विंड फार्म्स, बहुत बड़ी मात्रा में लाइन से बहुत सारे विंड मिल्स लगे होते हैं। आप कभी जाओ गुजरात की तरफ, कोस्टल एरियाज की तरफ, जैसे कि गांधीनगर
या रन ऑफ कच्छ की तरफ कभी जाओ ना, घूमने का मौका मिले, द्वारका वगैरह जाओ, सोमनाथ जाओ, तो उधर देखना, वहां पर आपको बहुत बड़े बड़े फील्ड में आपको विंड मिल्स नजर आएंगे, बहुत सारे लगे हुए। ठीक है, तो वहाँ विंड मिल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो वहाँ कोस्टल एरियाज में, जो भी कोस्टल एरियाज हैं कर्नाटक महाराष्ट्र के, उन कोस्टल एरियाज में लगाए गए हैं विंड मिल्स। ठीक है, बड़े बड़े फार्म्स बनाए गए हैं। या फिर जो अगर हम हिमालय नॉर्थ की बात करें, तो जहाँ पर माउंटेन पासेस है, यानी रास्ते हैं माउंटेन्स में, उन प्लेसेस में भी विंड मिल्स लगाए गए हैं, जहाँ पर तेज हवाएं चलती हैं। ठीक है, ताकि उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सके। वर्ल्ड में जर्मनी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है विंड मिल का, विंड एनर्जी का। इसके बाद डेनमार्क, स्पेन, चाइना, यूके एंड यूएसए। इंडिया के अंदर भी विंड फार्म्स जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। तो गुजरात और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन जगहों पर बहुत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है विंड मिल से। एडवांटेजेस क्या हैं? दे आर पोल्यूशन फ्री। जो विंड मिल्स से जो एनर्जी जनरेट होती है, ये पोल्यूशन फ्री होती है, पोल्यूशन नहीं होता है। दे आर कंपैरेटिवली चीप, ये सस्ती होती है। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या है? दे रिक्वायर्स अ वास्ट एरिया टू एस्टेब्लिश। सेम, इसको भी खुली एरिया और बड़ी एरिया चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी को चाहिए थी। ठीक है, लेकिन इसको ज्यादा बड़ी चाहिए, क्योंकि एक खुली एरिया होनी चाहिए जहाँ पे हवा लगे। नेक्स्ट, पावर सप्लाई फ्लक्चुएट्स विद द स्पीड ऑफ विंड मिल। जैसे जैसे विंड मिल कम होती है या तेज होती है, वैसे वैसे जो पावर सप्लाई है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कभी कम कभी बढ़ तेज। ठीक है, लाइट कभी तेज हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, तो इस तरह से फ्लक्चुएट होती है। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आती है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी बेटा वो एनर्जी है जो कि जमीन से जनरेट होती है। ठीक है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द वोल्केनिक फिनोमेना सच एज हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। हमारी जमीन में कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जहां पर गर्म गैस है। ठीक है, और उस गर्म गैस की वजह से हॉट स्प्रिंग्स, यानी पानी जो निकलता है वो गर्म निकलता है। ठीक है, या गीजर्स जो होते हैं, जो पानी जो निकलता है जमीन में से, वहां पर उसे गीजर बोलते हैं। तो या तो वहां पर जो गुफाएं हैं या पत्थरों के बीच में इतनी हीट है कि उससे एनर्जी जनरेट होती है, या फिर वहां पर पानी के बुलबुले हैं जो बहुत गर्म होते हैं। बिल्कुल वॉल्केनो में जैसे एक्टिविटी होती है, सेम ऐसी ही एक्टिविटी जमीन के अंदर होती है। लेकिन ये सारी एक्टिविटी जो वॉल्केनिक एक्टिविटी है, ये हर जगह पर नहीं होती, ये कुछ ही प्लेसेस में होती है, तो ये लिमिटेड है। ठीक है, इंडिया के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज हैं। तो वहां पर जियोथर्मल एनर्जी सोर्सेज को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इसके अलावा इट इज इम्पोर्टेंट इन कोस्टल एरियाज वेयर इट इज जनरेटेड फ्रॉम राइजिंग टाइड्स। जियोथर्मल एनर्जी जो टाइड्स है कोस्टल एरियाज में, जो समुद्र की लहरें आती हैं, जब वो लहरें तेज होती हैं तो उससे भी एनर्जी जनरेट की जाती है। इसको टाइडल एनर्जी भी बोलते हैं। टाइडल पावर might be useful source of power generation for the future through uneconomical at present। देखो, हम लोगों के पास कितने सारे सोर्स है ना, समुद्र की लहरों का तो कोई पैसा नहीं लगता हमारे पास, वो तो कंटिन्यूस आती रहती है, रुकती भी नहीं है ज्यादातर। ठीक है, और अगर उन हमारे पास सही मशीनरीज हो, तो हम फ्यूचर के लिए इस टाइडल एनर्जी को एक एक इम्पोर्टेंट सोर्स के रूप में यूज कर सकते हैं, है ना। ये पॉल्यूशन फ्री भी है, अनइकोनॉमिकल भी है। अभी एट प्रेजेंट ये अनइकोनॉमिकल है, यानी इससे ज्यादा जनरेट नहीं किया जाता है, और इतने ज्यादा सोर्सेज अभी हमारे पास, पता नहीं लैक ऑफ नॉलेज है कि लोग अभी टाइडल एनर्जी को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। इन European countries such as France and Norway have started utilizing it on small scale। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जैसे कि फ्रांस में या नॉर्वे में, वहां पर इस एनर्जी को यूज किया जाने लगा है, लेकिन अभी वहां पर, एक सेकंड रुको बेटा, कोई आया है।
हाँ जी, तो कहाँ थे हम? हाँ, इसको फ्रांस और नॉर्वे में भी बहुत कम मात्रा में इनको भी यूज़ किया जा रहा है, उतना ज़्यादा यूज़ इन्हें नहीं किया जा रहा है। ओके? इसके बाद द गल्फ ऑफ कच्छ एंड काम्बत इज आर सूटेड टू डेवलप ऑफ टाइडल एनर्जी। गल्फ ऑफ कच्छ एंड काम्बत वो प्लेसेस हैं जहां पर टाइडल एनर्जी डेवलप होती है। ओके, इट हैज लो रनिंग कॉस्ट। अब टाइडल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है या जियोथर्मल एनर्जी के एडवांटेजेस क्या है कि ये इनको रनिंग कॉस्ट लो है, यानी जब हम इसको यूज करते हैं तो इसका जो कॉस्ट आएगा वो कम है। इट रिड्यूसेस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। अगर हम इसे यूज करें तो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है वो बिल्कुल कम हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ओके, इट इज नॉट अ वाइड स्प्रेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये अब डिसएडवांटेजेस है क्योंकि हर जगह पर जियोथर्मल एनर्जी नहीं पाई जाती, तो इसीलिए ये वाइड स्प्रेड यानी बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में यूज़ नहीं हो सकती है क्योंकि ये दुनिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है। सेकंड, इट कैन रन आउट ऑफ स्ट्रीम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये खत्म भी हो सकती है। जो जियोथर्मल एनर्जी है, जो ज़मीन के अंदर से निकलती है, वो एनर्जी कुछ टाइम बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो खत्म हो जाए। ठीक है? तो ये हो सकता है लिमिटेड मात्रा में हो और ये ओवर हो जाए। ये कुछ लिमिटेशंस हैं इसकी। नेक्स्ट आती है बायोगैस। ऑर्गेनिक वेस्ट बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट हैं, ह्यूमंस, एनिमल, डेड प्लांट्स और किचन से निकले हुए, जो कचरे से जनरेट की जाती है या गोबर से जनरेट की जाती है, उसको हम बायोगैस कहते हैं। इन सब चीज़ों को, डेड प्लांट्स को, एनिमल वेस्ट को या किचन वेस्ट को, इनको बाद में एक गैस के रूप में जनरेट कर लिया जाता है, जिसको हम कुकिंग के लिए और घर की लाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। आपने कभी भी देखा होगा, आप कूड़ा इकट्ठा करो कहीं पर भी और उसको एक डब्बे में बंद कर दो, तो जब आप उसे खोलोगे तो आपको एक स्मेल आएगी और उसमें से एक अजीब-सी भभक आती है। आती है? ठीक है? अगर नहीं देखा हो तो लेकिन महसूस करा होगा कभी, तो वो उसकी उसमें एनर्जी जनरेट होती है, यानी उसमें गैस जनरेट हो जाती है। ना नाले वगैरह होते हैं ना, नाले वगैरह के अंदर भी इसी तरह की गैसेस जनरेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। जो पुराने-पुराने नाले हैं, जिनमें कभी सफाई नहीं होती या जिनमें कंटीन्यूअसली कचरा जाता रहता है, तो वहाँ पर भी इस तरह की गैसेस जनरेट हो जाती हैं। तो इन गैसेस को यूज़ किया जाता है फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी या फिर कुकिंग गैस के रूप में। ठीक है? यानी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं बेटा हम। बस हमें नॉलेज होनी चाहिए, पता होना चाहिए और तरीका आना चाहिए कि हम कैसे यूज़ करें। तो सोचो, ये कचरे में से एनर्जी जनरेट करी गई है, तो उसको कुकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, है ना? और बाकायदा जैसे आपकी एलपीजी सिलेंडर्स जो घर में गैस जलते हैं, सेम इसी तरह से जलती है वो भी। गोबर गैस गोबर गैस गोबर को भी सड़ा के उसे एक कंटेनर में रखा जाता है, सड़ाया जाता है, फिर उसकी गैस से गैस जनरेट की जाती है ना? जिसको घर में यूज़ किया जाता है एज़ अ गैस, कुकिंग गैस। उसमें भी तो एक तरीका है ना, दिमाग है जिसको जनरेट किया गया है। तो इंडिया इज़ लीडिंग नेशन इन डेवलपमेंट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। जो बायोगैस हम प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया एक सबसे आगे है इसमें प्रोड्यूस करने में। इन्होंने बहुत सारी टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप कर रखी है जो कि गैस को प्रोड्यूस करते हैं। और इसके एडवांटेजेस क्या है? एक तो ये बिल्कुल सस्ती आती है, नेग्लिजिबल कॉस्ट है इसका, ठीक है? बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है इसका और पॉल्यूशन फ्री है। सेकंड, द गैस जनरेटर इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एज़ वेल एज़ इलेक्ट्रिफिकेशन। इस गैस को हम कुकिंग के लिए और बिजली के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, लाइट के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है? इसका प्रोडक्शन अभी भी लो क्वांटिटी में है, यानी जितनी ज़्यादा हमें ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग अभी भी इसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। सेकंड, इट इज़ लोकलाइज्ड, यानी ये कुछ ही प्लेसेस पर है, लोकल प्लेसेस पे, कुछ ही लोकल प्लेसेस पे है। नेशनली अभी इसका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना चाहिए ताकि हम उनको आगे फ्यूचर जनरेशन के लिए अच्छे से यूज़ कर सकें। तो कुछ मेजर्स हैं जिनको हम अडॉप्ट कर सकते हैं रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए। सबसे पहले, we must learn to make the most efficient use of existing mine and wells by using proper mining techniques। जो अभी हमारे पास माइंस हैं, ठीक है?
या वेल्स हैं, जो कुएं हैं, उनको हमें प्रॉपर टेक्निक्स, माइनिंग टेक्निक्स यूज करके उन्हें हमें अच्छे से एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, ताकि वो आगे तक के लिए बचे रहें। ठीक है, वी शुड सेव अवर some untapped sources of for future needs and locate new deposits for sustained development। हमें कुछ रिसोर्सेज को फ्यूचर की जरूरतों के लिए उन्हें अनटच्ड छोड़ देना चाहिए और कुछ नए सोर्सेज ढूंढने चाहिए जहां पर कि इसी तरह के हमें डिपॉजिट्स मिलें। तो हमें ये ढूंढना चाहिए ताकि हमारी कंट्री का डेवलपमेंट सस्टेन्ड रहे, यानी इसी तरह से बना रहे। ओके, वी मस्ट कंजर्व द सोर्सेज स्केयर मेटल्स। जो भी कम मेटल्स हैं, स्केयर्स मेटल हैं, जैसे कि कॉपर्स, उनको हमें कंजर्व करना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, और उनकी जगह पर हमें दूसरे मेटल्स जैसे कि बॉक्साइट, जिनकी मात्रा हमारे पास ज़्यादा है, उनको हमें यूज़ करना चाहिए। जो कम मेटल है हमारे पास, उनको हमें बचाना चाहिए। थर्ड,